नमस्कार, स्वागत है आपका विधानसभा का दंगल में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चुनाव से संबंधित तमाम जानकारी आपको देंगे, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रूस यूक्रेन युद्ध के चलते शेयर मार्केट धड़ाम हो गया है। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते शेयर मार्केट धड़ाम। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई है। बड़ी गिरावट के साथ खुले हैं भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स में 1450 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है, वहीं निफ्टी में 400 अंकों की गिरावट आई है। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है। मार्केट एक्सपर्ट आदित्य जी हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य जी, जिस तरह से बात करें रूस यूक्रेन युद्ध के चलते शेयर मार्केट धड़ाम, और ये उम्मीदें लगातार की जा रही थी जिस तरह से रूस और यूक्रेन का जो झगड़ा है, जो विवाद है, जो युद्ध है, वो रुक नहीं रहा था, और अब ये बड़ी खबर शेयर मार्केट में गिरावट। आगे क्या कुछ होने वाला है? सुधा, इस समय स्थितियां बहुत नाजुक हैं। रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो धीरे धीरे वैश्विक रूप लेता जा रहा है। वैश्विक युद्ध का हम देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड $140 के करीब पहुंच गया है, जो कि सबसे नेगेटिव खबर है। और हमारा रुपया जो है 77 पैसे के मुकाबले गिरकर ₹76.95 पर के लगभग आसपास है। ये दोनों चीजें जो है दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए नेगेटिव है। हम पूरे दुनिया भर के बाजार देखें, अमेरिका देखें, चाहे हांगकांग देखें, चाहे फ्रांस देखें, फ्रांस का जितने भी बाजार है सब एशिया के पूरे बाजार नीचे हैं। हम देख रहे हैं कि बाजार में लगातार बिकवाली का प्रेशर है। और इस समय मैं ट्रेडिंग रूम से बोल रहा हूँ, जो सेंसेक्स है वो लगभग 1450 अंक, निफ्टी 450 के नीचे है। सारे सेक्टर में लगातार बिकवाली हो गई, एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं। वहीं अगर हम कमोडिटी देखें तो सोना जो है 981 रुपए बढ़कर खुला है 53,535, और चांदी 1500-1600 रुपए बढ़कर 17,763 के ऊपर खुली है। अब ऐसा लगता है कि बाजार में सेलिंग प्रेशर है और निफ्टी और सेंसेक्स और भी नीचे जा सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेशकों को कहूंगा कि अगर खरीदारी करना है तो पिरामिड स्टाइल में अपने पैसे को 5 भागों में बांटकर करें, और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं अपनी क्षमता अनुसार, और वो ही कंपनियां खरीदें जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं। मुझे लगता है कि अगर ये युद्ध विराम नहीं हुआ तो बाजार में आगे और भी गिरावट रह सकती है। कमोडिटी में सोना चांदी और आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि तेल के कारण खाद्य तेल के भाव भी बढ़ गए, और आज इलेक्शन समापन हो जाएगा, उसके बाद बहुत तेजी से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, जिससे हमारी महंगाई सुरसा के मुंह की तरह खुल जाएगी। तो आदित्य जी, एक बार कह सकते हैं कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था में भारी जो गिरावट है वो अब देखी जा रही है, क्योंकि सेंसेक्स जो है वो 50 अंक के साथ गिरा है, तो वहीं सेंसेक्स 1450 अंकों की गिरावट के साथ, और सोने का भी जिस तरह से रेट हम कहें वो लगातार बढ़ रहा है। तो अब कह सकते हैं पेट्रोल डीजल में कितना इजाफा होने की उम्मीद है, जो है वो आदित्य जी अब समझ में आ रही है? हमने जब इलेक्शन चालू हुए थे तो हमने जोड़ा था वहां से जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो लगभग $50 बढ़ चुका है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। सरकार की अर्थव्यवस्था भी पेट्रोल डीजल के कारण, तो सरकार जो है लगभग 4-5 चरणों में 20 से 25-30 रुपए तक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, जो कि आम आदमी के लिए बहुत परेशानी का सबब बन जाएंगे। तो रूस और यूक्रेन में जिस तरह से युद्ध चल रहा है उससे अब शेयर मार्केट में भारी गिरावट जो है वो देखी जा रही है। सुबह से ही भारतीय शेयर बाजार में गिरावट जो है वो देखी गई। सेंसेक्स 1450 अंकों की गिरावट के साथ दर्ज हुआ, वहीं निफ्टी 450 अंक के साथ गिर गया। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। बता दें बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें निफ्टी में 400 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। वहीं आदित्य जी हमारे साथ जुड़े होते हैं शेयर मार्केट एक्सपर्ट, उनका ये कहना है कि 450 अंकों के साथ निफ्टी के दाम गिर गए। और चलिए विधानसभा के दंगल की बात कर रहे हैं, चूंकि आज 9 जिलों की 54 सीटों पर अब तक की अगर बात करें, वोट प्रतिशत की बात करें तो 8.58% मतदान हुआ। चंदौली की बात करें तो 7.69% मतदान हुआ। वाराणसी में 8.93% मतदान हुआ। वहीं भदोही में 7.41% मतदान, जौनपुर में 8.94% मतदान। वहीं मऊ की अगर बात करें तो करीब 9.99% यहां पर मतदान हुआ। आजमगढ़ में 8.08% मतदान, गाजीपुर में 7.95% मतदान हुआ है। सोनभद्र में 8.35% मतदान। वहीं मिर्जापुर की बात करें तो 8.84% वोटिंग यहां पर दर्ज हुई है। तो अब तक के आंकड़े आपको बता दें 10:07 हो रहे हैं, और अब ये आंकड़े जो है वो खासतौर से बता रहे हैं कि 9
जिलों में जिस तरह से अभी तक वोटिंग प्रतिशत हुआ है वो क्या कुछ कहता है। तो 8.58% मतदान 9 जिलों की 54 सीटों पर इस वक्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज एक बार फिर से अंतिम पड़ाव पर चुनाव पहुंच चुका है। विधानसभा का 6 चरणों की वोटिंग के बाद अब राज्य में 7वां और अंतिम चरण का आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जो प्रक्रिया है वो चल रही है। 7वें चरण में राज्य के 9 जिलों की 54 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। राज्य में 6 चरणों में अब तक आपको बता दें 403 सीटों में से 349 सीटों पर अब तक वोटिंग हो चुकी है और आज 9 जिले खासतौर से शामिल हैं जिसमें 54 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। तो वाराणसी सहित सोनभद्र, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली, भदोही की 54 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। चंदौली में 7.69% मतदान हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे वाराणसी हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से बात करें वाराणसी की, अगर हम बात करें वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ कह रहा है, 10 बज चुके हैं और ऐसे में 613 प्रत्याशी मैदान में। वाराणसी की क्या कुछ स्थितियां हैं और अब तक अगर उम्मीद करें तो क्या कुछ हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बताना चाहूंगा वाराणसी में मतदान लगभग 8.93% हो चुका है जो जिला प्रशासन द्वारा फीड दी गई है। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा वाराणसी में जो मतदान की प्रक्रिया है सतत चल रही है। सुबह लगभग 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया चालू हो गई है और कंटिन्यू लंबी कतारें हर जगह लगी हैं। मैं फिगर के माध्यम से पहले दिखाना चाहूंगा। हमारे साथ कुछ दिव्यांग मित्र बनाए गए हैं, इनसे हम बात करते हैं। दिव्यांग मित्र यहाँ प्रशासन ने एक अलग से बनाया है जो दिव्यांगों को सहूलियत और सहजता से वोट दिलवा सकें और उनको स्वावलंबी योजना के तहत जो है वोट दिलवा जाए। कैसे क्या व्यवस्थाएं की गई, जिला प्रशासन ने क्या व्यवस्था दिव्यांग के लिए? बहुत अच्छा व्यवस्था है, चुस्त दुरुस्त है और दिव्यांग लोगों के लिए हम लोग को सिविल डिफेंस की तरफ से नियुक्त किया गया है कि जो विकलांग हो, जो दिव्यांग हो, उनको अच्छी तरह से सुविधा से ले जाकर वोट दिलवा दिया जाए। तो देखिए, ये इन्होंने कार्ड भी पहना है, दिव्यांग मित्र का है। विधानसभा समान निर्वाचन सुगम्य एवं समाजवेशी मतदान। तो कहीं न कहीं ये जो चीजें दिखाई गई हैं, दर्शाई गई हैं और जिला प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। वाराणसी में लगातार अलाउंस के भी माध्यम से वोटिंग हो रही है, अलाउंस के माध्यम से जागरूक कर रहा है। मतदाताओं के लिए जगह जगह वो मतदाता मित्र बनाए गए हैं जो लोगों को जाके जागरूक कर रहे हैं कि वोट ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत पड़े। चूंकि जिला प्रशासन का लक्ष्य है 60 से 80% का मतदान प्रतिशत मतदान हो सके वाराणसी में। चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पे काफी पार्टियों का दंगल हुआ, दिग्गज रण में रहे, तो उस रण को अब वोट प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए जिला प्रशासन लगा हुआ है। अब आने वाले समय में यह तय होगा 10 तारीख को कि यह मतदान किसके तरफ जा रहा है। क्या आखिर जनता कुछ बदलाव लाना चाहती है या फिर पुनः 2017 के रिकॉर्ड को दोहराना चाहती है? जी बिल्कुल। अगर बात करेंगे सपा की तो महामृत्युंजय मंदिर के जो महंत है किशन दीक्षित इस बार प्रत्याशी बनाया गया, तो खासतौर से ज्यादा चुनौतियां दिख रही हैं किशन दीक्षित की। अगर बात करें तो महामृत्युंजय मंदिर के वो महंत रहे, हजारों लोग उनसे जुड़े हुए हैं और ऐसे में इस बार चुनौतियां बीजेपी के सामने सपा की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, शहर दक्षिणी की बात की जाए तो महंत परिवार जो महामृत्युंजय महंत परिवार के हैं, किशन दीक्षित समाजवादी पार्टी के, वहीं नीलकंठ है। लेकिन प्रधानमंत्री का जो रोड शो हुआ, उसके बाद जनसभाएं प्रधानमंत्री ने की, उसके बाद से कहीं न कहीं जो काशी की जनता का रुझान है, जो अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री को चुनने का जो सिलसिला है, जितना उनकी तरफ झुकाव रहता है जनता का, तो वो कहीं न कहीं रहता है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे जान लेते हैं कि क्या स्थिति होगी इस बार प्रधानमंत्री के आने का और क्या प्रधानमंत्री का चेहरा होगा या विकास मुद्दा होगा या अन्य मुद्दे होंगे। आपने वोट दिया है, पहले वोट दिखा दें। ये देखिए वोट दे दें आप भी आ जाइए, दोनों लोग साथ में दिखा दें। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? देखिए, चुनाव का मुद्दा तो एक ये है कि विकास का होता है मेन मुद्दा, कि सरकार क्या काम कर रही है। जैसे कि इन 5 सालों में मैंने देखा कि सरकार ने बहुत ज़्यादा सड़कों का काम किया है और जो प्रशासन का काम है जो है, मतलब डर और भय मुक्त बन गया है जो है। हम लोग क्या स्पेशली मार्केटिंग के आदमी हैं तो रात बिरात चलते रहते हैं जो है, तो पूरे प्रदेश में मैं देखता हूँ, पूरे प्रदेश में घूमता हूँ जो है, तो कभी भी 2 बजे 3 बजे 4 बजे कहीं भी आप जाइए तो एकदम निडर हैं आप जो है।
तो आदमी अगर भयमुक्त जिंदगी जी रहा तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता है। विपक्ष लगातार महंगाई तमाम तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगाती रही। तमाम ऐसे दल हैं जो अपने रोजगार के मुद्दे पे आवारा पशुओं का मुद्दा रहा, कहीं विकास का मुद्दा रहा, तो विशेष मुद्दा क्या इन चीजों में आपका है? देखिए, इसमें से जो विपक्ष तो मुद्दा जो अपना लगा रहा उसमें से कुछ नहीं। महंगाई तो ग्लोबल है, वो कोई इंडिया लेवल में महंगाई नहीं है। आज अभी भी मैं देख के आया, क्रूड ऑयल का रेट 140 हो गया। तो अब लोग हल्ला करेंगे कल से कि साहब तेल का दाम बढ़ गया जो है। तो जब क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट 140 हो गया तो बट नेचुरल है कि बढ़ना ही बढ़ना है जो है। तो महंगाई पूरी कंट्रोल में है। और जहां तक मैं देखता हूं कि जो गरीब तबका है, जो गरीब तबका को जो इस सरकार ने महीने में 2 बार अन्न प्रोवाइड किया है, तो बहुत ही सराहनीय काम है जो है। और कोरोना काल में जिस तरीके से आज अभी मैं देख रहा था कि 175 करोड़ डोज सरकार लगा चुकी है जो है, और वो फ्री पूरा। तो ये सब बहुत बड़ी अचीवमेंट सरकार के लिए है। आप महिला हैं, रसोई गैस बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, मुद्दे आपके क्या हैं इस बार? मेरे मुद्दे स्पेशली शिक्षा पे है। एजुकेशन को लेके जो भी मतलब हो, अच्छा हो, स्कूल अच्छे हों, वहाँ पे जो भी हो फैसिलिटीज अच्छी हों, ये सब चीजें हैं। महंगाई मुद्दा होगा या रोजगार मुद्दा होगा या डेवलपमेंट मुद्दा होगा? डेवलपमेंट। तो आप देख रही हैं, ये पति और पत्नी थे और इन लोगों का कहना है कि इस बार जो डेवलपमेंट मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा वो है। महंगाई जो अंतर्राष्ट्रीय मामला है उसको लेके है, तो कहीं न कहीं ये जो वोट प्रतिशत है और लोगों में रुझान है, महंगाई के मुद्दे को दरकिनार करते हुए लोग अपने विकास मॉडल, विकास का मॉडल रहेगा। या दूसरी तरफ अगर बात करें, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया, महंत किशन दीक्षित की भी अपनी बातें रही है, जिस तरह से उन्होंने काशी विश्वनाथ डोर के 200 मीटर के जो टूट रहे थे घर, और गंगा में जिस तरह से बात करें बायो टॉयलेट को हटवाया था। तो ऐसे में दोनों ही पक्षों के लिए अभी इस वक्त देखना होगा, चुनौतियां साफ है। भदोही से भी हमारे साथ आदर्श पांडे जुड़े हुए हैं। भदोही की अगर बात करें आदर्श, जिस तरह से यूपी की सियासत में भदोही जो है वो कई इलाकों से लगा हुआ है और एशिया में सबसे ज्यादा कालीन के लिए जाना जाता है भदोही। और ऐसे में अगर बात करें 2012 में सपा ने यहाँ पर बाजी मारी थी। अभी तक वोट प्रतिशत की बात करें तो क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं, लोगों के मन में इस बार क्या है? आदर्श, आप सुन पा रहे हैं? तो आदर्श से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता दें आपको, यूपी में 7वें चरण का मतदान चल रहा है और मतदान केंद्र पर लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। वहीं इस मौके पर हमारे संवाददाता ने मतदाताओं से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। प्रदेश के पूर्वांचल में आखिरी चरण 7 मार्च को हो रहे इस चुनाव में मिर्जापुर जनपद भी अपना मतदान कर रहा है। हम यहाँ पर आरकन्या के इस पोलिंग बूथ पे हैं और यहाँ पर काफी मात्रा में महिलाएं, नौजवान, बच्चे, बूढ़े और दिव्यांग भी जो है लाइन लगाकर अपने मत का मतदान कर रहे हैं। सरकार कैसी बनानी है, कैसा जो है वो चाहते हैं, अपने मन में उनकी क्या धारणाएं हैं कि हम सरकार से क्या मनसाएं हैं, इस सोच को लेकर सरकार का चयन हमारे मतदाता मिर्जापुर के कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं, हमारे बीच में मैं उनसे भी अपने सवाल करूंगा कि जो है वो कैसी सरकार चाहते हैं। क्या रंजना जी बताइए कि आपके मन में क्या है, किन उद्देश्यों की पूर्ति चाहती है, कैसी सरकार बनाना चाहती है? कम से कम ये सब चीजें ध्यान देनी चाहिए। और भी काफी समस्याएं महिलाओं की अपनी क्या कुछ नहीं है सरकार में? रंजना जी जो है सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को बहाली को लेकर, उनके भविष्य की चिंता को लेकर, प्लस जो है महिलाओं की सुरक्षा जो है सरकार में होनी चाहिए, वो महफूज होनी चाहिए, ऐसी सोच के साथ हमारे पीछे और भी महिलाएं। आप बताइए मैडम। सबसे मेरा आग्रह है कि सब लोग मतदान करें
ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, 100% मतदान करें, प्रत्येक व्यक्ति मतदान के लिए निकले। ये मेरा सभी उत्तर प्रदेश वासियों से, काशी वासियों से, दक्षिणी विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं से आग्रह है। मैं उसी क्रम में निकला भी हूं और अभी अपने मतदान केंद्र से मतदान करने के बाद इस समय जैतपुरा में मैं हूं। जैतपुरा के लोगों से यही अपील भी कर रहा हूं। मैं साधारण आदमी हूं, कोई नेता नहीं रहता। जब मिनिस्टर भी रहा तो करकर्ता रूप में रह के जनता का काम किया। मेरा दरवाजा खुला रहा, कभी रखा नहीं। कोई जगह होगा पत्रकार बंधु, आप लोग हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप हमारे धरती पर आए, हमारे गांव में आए, हमारे कर्म भूमि जन्म भूमि पर आए, हम आपका स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। आप पता लगाइए, आज जो भी प्रदेश का विकास हुआ, यही नहीं पूरे लखनऊ विकास किसने किया है? माननीय अखिलेश यादव सरकार ने किया है। इन्होंने क्या किया लखनऊ में? ये केवल सरकार उद्घाटन करेगी, शिलान्यास पर शिलान्यास किया है। कोई नया काम इन्होंने नहीं किया। आजमगढ़ में तो एक पैसे का काम इन्होंने नहीं किया। बता दें हम लोग किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे? हिंदू खतरे हैं। देश का आजादी के बाद हिंदू कभी खतरे में नहीं रहता। जब भाजपा आती तब हिंदू खतरे में जाता है। एक दिमाग घुमाने का काम करते हैं। और गरीबों को जब 5 साल नहीं दिया अनाज, अब जब चुनाव आया है तब लालच दे के 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल देने का काम करे। मानिए अखिलेश यादव ने कहा मेरी सरकार आएगी तो गरीबों को फ्री दूंगा 5 साल तक, और तेल भी दूंगा, मट्टी के तेल दूंगा, इनसे बढ़ा के अनाज देने का काम करूंगा। यही क्या करें? तो आपके हिसाब से बीजेपी और बीएसपी आजमगढ़ में कंपटीशन में नहीं है? हमारी समाजवादी सरकार 200 सीट जीतेगी, हम ये जानते हैं। और आपकी कितनी बड़ी लीड होगी? अब लीड तो होगी जो होगी, लीड हमारी बढ़िया होती ही है, हरदम जीतते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें मिर्जापुर से, जहां बूथ संख्या 210, 162, 116 सहित कई जगह ईवीएम खराब हुई। तो इस वक्त की बड़ी खबर है मिर्जापुर से, जहां बूथ संख्या 210, 162, 116 सहित कई जगह ईवीएम मशीन खराब हुई है। ईवीएम खराब के कारण मतदान देरी में हुआ है। मड़िहान वेस्ट के 445 बूथ पर देरी से मतदान शुरू हुआ है। तो मिर्जापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मड़िहान वेस्ट के 445 बूथ पर देरी से मतदान शुरू हुआ, क्योंकि यहां पर ईवीएम मशीन जो है वो खराब हो गई है। तो ईवीएम खराब के कारण मतदान में देरी हुई। इस वक्त बड़ी खबर मिर्जापुर से। इसके पहले आपको बता दें जौनपुर, सोनभद्र, आजमगढ़, वाराणसी, यहां पर भी ईवीएम मशीन खराब होने की खबरें जो है वो सामने आई थी। और इस वक्त बड़ी खबर, जहां ईवीएम खराब के कारण मतदान में देरी हुई है। मड़िहान विधानसभा के 445 बूथ पर देरी से मतदान शुरू हुआ है। 210, 162, 116 सहित कई जगहों पर, कई बूथों पर ईवीएम मशीन खराब हुई और इसकी वजह से मतदान प्रभावित हुआ है। जौनपुर में भी आपको बता दें, मछली शहर विधानसभा में भी ईवीएम मशीन खराब हो गई थी। सोनभद्र में ईवीएम मशीन खराब हो गई थी। यहां पर भी मतदाताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जौनपुर में भी सपा ने ट्वीट कर इलेक्शन कमेटी से इसकी शिकायत की थी। तो मड़िहान विधानसभा के 445 बूथ पर देरी से मतदान इसलिए शुरू हुआ क्योंकि यहां पर ईवीएम खराब हो गई है। तो आजमगढ़ में भी ईवीएम मशीन खराब होने की खबरें सामने आई। यहां पर 143 पर ईवीएम मशीन खराब हुई थी। ईवीएम खराब होने से मतदान जो है वो बाधित हुआ। और इस वक्त की बड़ी खबर मिर्जापुर से है, जहां पर यहां पर भी ईवीएम मशीन खराब होने के कारण मतदान देरी से शुरू हुआ है। वाराणसी में भी शिवपुर के बूथ संख्या 44 और 45 पर मतदान हो रहा था। यहां पर भी ईवीएम मशीन जो है वो खराब हो गई थी और इस वक्त से मतदाताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो मिर्जापुर में भी यही हालात। मड़िहान विधानसभा के 445 बूथ पर देरी से मतदान शुरू हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में आज मतदान चल रहा है। अंतिम चरण में मतदान है आज, 7वां चरण। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर कहा था, सभी मतदाताओं से अपील की थी कि अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का आज अंतिम चरण है और ऐसे में सभी सम्मानित मतदाता राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की विजय के लिए मतदान अवश्य करें। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर सभी मतदाताओं से सुबह अपील की थी। ये कहा था कि एक वोट माफियावादियों, दंगावादियों और घोर परिवारवादियों से आपके प्रदेश को बचाएगा।
ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम से पूजा हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। पूजा, जिस तरह से बात करें अभी तक की वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें और विधानसभा का जो दंगल है वो अंतिम चरण पर अब पहुंच चुका है और अलग अलग जगहों पर खासतौर से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि ईवीएम मशीन खराब हो रही है, मतदाता परेशान हो रहे हैं। ऐसे में वोटिंग प्रतिशत जो है वो लगातार धीरे धीरे कम होता जाएगा। देखिए श्वेता, वोटिंग परसेंटेज पिछले 6 चरणों में, सिर्फ हम 7वें चरण की बातचीत नहीं कर सकते हैं, बल्कि पिछले 6 चरणों में ही वोटिंग परसेंटेज 2017 के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा कम रहा है और 1-2% की अगर कमी होती तो उस पर कुछ कहा जा सकता था। लेकिन निर्वाचन आयोग लगातार जो मतदाता होते हैं उन्हें जागरूक करने का काम करता है, लेकिन उसके बावजूद अगर वोटिंग परसेंटेज इस तरीके के सामने आ रहे हैं तो सवालिया निशान निर्वाचन आयोग पर भी है, उनके व्यवस्थाओं पर भी है। क्योंकि हम लगातार सुबह से खबरें दिखा रहे हैं श्वेता कि ईवीएम मशीन कहीं पर खराब है, कहीं जब वोटर्स पहुंच रहे हैं तो उनके नाम लिस्ट में मौजूद नहीं है, मतदाता सूची में नाम नहीं है, इस वजह से वो अपना जो वोट है वो कास्ट नहीं कर पा रहे हैं। तमाम तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है। मैं कुछ आंकड़े लेकर के बैठी हूँ श्वेता। देखिए 28 सीटें हैं पूर्वांचल की, अगर हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल पर रसाकसी चल रही है। ये 28 सीटें आती हैं जिसकी 162 विधानसभा सीटें, जिस पर 2017 की अगर बात की जाए तो 2017 में करीबन 115 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज करी थी। लेकिन इन 28 जिलों में इस बार 9 सीटों पर, देखिए गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, मऊ, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जिस पर आज दंगल चल रहा है। और ये दंगल बेहद खास हो जाता है, इसलिए खास हो जाता है क्योंकि कुछ आंकड़े निकाल करके रखे हैं, वो समझिए। 27 साल के बाद भाजपा को 2017 में 115 सीटों पर जीत मिली थी। 115 सीटें, 162 सीटें जिनका मैंने जिक्र किया, 28 जिलों की 162 सीटें, जिसमें से 115 बीजेपी के खाते में गई थी, सपा के खाते में 17 सीटें गई, बसपा के खाते में 14 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 और अन्य यानी कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे उनके खाते में 16 सीटें गई थी। लेकिन अगर हम यही आंकड़ा 2012 में देखते हैं, 2012 में देखिए सिर्फ 17 सीटें बीजेपी के खाते में, 2007 में यही खाता जो है वो 2007 के अंदर 13 का रहता है। 27 सालों के बाद भगवा लहराया बीजेपी ने 2017 में। ये किसका नतीजा था? ये नतीजा था मोदी मैजिक का। अब ये कुछ और आंकड़े, ये समझिए। देखिए आजमगढ़ के अंदर अगर हम स्थिति की बात करें, आजमगढ़ जहां पर आज चुनाव चल रहा है, आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 2017 के अंदर बीजेपी के हिस्से में मात्र 1 सीट गई। यानी कि समाजवादी पार्टी का ये मजबूत किला है। बसपा की कुछ सीटें यहाँ बिल्कुल राज्य में 6 चरणों की अगर बात करें पूछा तो 403 सीटों में 349 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। वहीं 54 सीटों पर आज जो वोटिंग है वो हो रही है। 54 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगियों में से 36 सीटें जीत ली थी और 11 सीटें एसपी, 5 बीएसपी और 1 निषाद पार्टी को मिला है। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, पल पल की अपडेट्स लगातार जारी है। मैं वोट डालेगा सर।